हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHI 01 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है पिछले साल में। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, यानी कि इसमें क्या बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। जैसे अगर बड़ा प्रश्न आएगा तो लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी दीजिए या उस पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपका 250 शब्दों में आएगा तो पूछ सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह या क्रांति थी उसके कारण क्या थे या फिर इसकी असफलता क्या थी, इनमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इस क्रांति के बारे में थोड़ी जानकारी, इसके कारण क्या थे और इसकी असफलता के कारण क्या थे उसके बारे में बताऊंगी। तो आपके 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे जो 1857 की क्रांति के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि 1857 की क्रांति थी क्या। 1857 की जो क्रांति थी या विद्रोह था वो एक भारतीय जनता का ऐसा आंदोलन था कि जो भारतीय जनता की मुक्ति के संघर्ष के लिए किया गया था और ये 1857 में किया गया था, इसलिए इसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी, यानी कि इतना असर डाला था इसने ब्रिटिश शासन के ऊपर कि उसकी नींव तक हिला दी थी, यानी कि उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था ब्रिटिश शासन को। यद्यपि यह क्रांति महज एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, यानी कि ये जो क्रांति है ये सबसे पहले के सिपाहियों ने शुरू की थी, इसलिए ये सिपाहियों का विद्रोह था। लेकिन धीरे धीरे इसने पूरा के व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। फिर धीरे धीरे इसमें जो जनता थी वो भी शामिल हो गई और फिर उसके बाद जो कृषक वर्ग है वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। और इसकी व्यापकता को देखते उस समय के कई जो पर्यवेक्षक होते ना उन्होंने इसे राष्ट्र विद्रोह की भी संज्ञा दे दी थी, यानी कि इसे कहा था कि राष्ट्र विद्रोह था, राष्ट्र के सारे लोगों के द्वारा किया गया, अंग्रेजों के प्रति सारे लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह। इस विद्रोह के भड़कने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, यानी कि जो क्रांति है इसके क्या कारण थे, किस वजह से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के कारण बताने हैं। इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का, कहते हैं ना, अति शोषण, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे वो। और वो शोषण क्या था, अमानवीयता की हद तक बढ़ गया था, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जनता का शोषण कर रही थी और क्या कर रही थी कि उनका शोषण कर रही थी और अपने खजाने भर रही थी, यानी कि भारत के जो लोग थे उनको तो गरीब बनाए जा रही थी, उनको खाने तक को नहीं मिल रहा था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, वो अपने खजाने भरे जा रही थी। तो इस वजह से क्या इन लोगों के अंदर विद्रोह पनपने लगा और जो सैनिक थे उनका भी ऐसे ही उन लोगों के भी क्या परेशान कर रही थी, उन लोगों का भी शोषण कर रही थी। तो इस वजह से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो किस वजह से प्रारंभ हुआ? पहला है कृषकों का शोषण, यानी कि जो किसान थे उनका किस तरह से शोषण कर रही थी कि ये जो किसान है वो आंदोलन पे उतारू हो गए। वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थी, परंतु इसकी आय थी ना भारत से जो लेती थी उसका मुख्य स्रोत भूमि ही था, क्योंकि वो क्या करते थे कि आय बढ़ाने के लिए जो जमीन जमींदारों की होती थी ना, उन जमींदारों के ऊपर कर्ज थोप देती थी, बहुत ज़्यादा कर्ज थोप देती थी। अंग्रेजों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए भूमि व्यवस्था के अंदर के नए उपाय निकाले, यानी कि भूमि के नए नए कहते हैं ना रूल निकाल दिए कि भाई इस तरह से, तो जैसे कि कर लगाना, बात बात पे कर लगा देती थी और दुगना तिगुना चौगुना कर लगा देती थी। तो इस तरह से वो अपने खजाने भरती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी व भारत के एक बड़े हिस्से में जो स्थायी भूमि व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी ना उसमें बदलाव करने के नाम पे क्या अपने ही कुछ नए नियम थोप दिए थे। और जो कृषक थे उनके वंशानुगत स्वामित्व अधिकार थे वहाँ पे कि भाई ये मेरी कृषि है, इसके बाद इसके बच्चे की होगी, फिर उसके पोते की होगी, फिर उसके बच्चे की होगी। तो जैसे इस तरह वंश के अनुसार चल रही थी ना वंशागत, तो उसको तो समाप्त कर दिया और उसके बाद क्या नई भूमि व्यवस्था बना दी और उन्हें वो अधिकार ही नहीं दिया जो कि उन्हें पहले से प्राप्त था। राजभक्त जमींदार थे और जो राजस्व समाहर्ता, यानी कि जो उनको कर देते थे, बहुत सारा कर देते, तो उन लोगों को भूमि पर अधिकार दे दिया। और जो किसान थे, किसानों का क्या क्या रहता था, किसानों की हैसियत ऐसी रख दी उन्होंने जैसे कि क्या कहते हैं कि सामान्य काश्तकार की बस एक काम करने वाला है, आए खेत में काम करे चला जाए। और किसान है पूरे दिन मेहनत करता था और उसका उतना उसे मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, यानी कि उसकी मेहनताना होता ना वो भी नहीं दिया जाता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी इन किसानों की। नए भूस्वामी जो होते थे तो उनको भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि उनको दे तो दी गई भूमि लेकिन उन्हें पूरे अधिकार नहीं दिए गए। उनसे क्या कहा जाता था कि जितना भी वो कमाएंगे उनका
10वां या 11वां हिस्सा कंपनी को जमा करवाएं। तो अब इतना हिस्सा देखो, इतना हिस्सा अगर वो दे देंगे तो खुद को क्या फ़ायदा होगा, खेती करवाने का क्या फ़ायदा हो। तो ये बड़ी जमींदार के साथ ना बड़ा बुरा हाल कर रखा था उन्होंने। और ऐसा कर रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये ज़मीन हम किसी दूसरे जमींदार को दे देंगे जो हमें इतना लगान देगा या फिर कर देगा। तो इस तरह से इन जमींदारों का भी शोषण किया जाता। पहले कृषकों का शोषण हो रहा नीचे, फिर उसके ऊपर जमींदारों का भी शोषण हो रहा था। अब जमींदार क्या करते थे कि भाई ऐसा देंगे हम पैसे, इनको इतना कर देने के लिए क्या करेंगे, अगर ज़मीन पे से नहीं हो रहा तो वो जो महाजन थे उनसे ऋण लेते थे, उनसे ऋण लेते थे तो ऋण बढ़ता जाता था। तो फिर वो जो महाजन होते थे वो उनकी ज़मीन हथिया लेते थे या फिर ज़मीन उनको बेचनी पड़ जाती थी। तो इसलिए जो किसान थे वो और जो जमींदार इन महाजनों से घृणा करते थे, नहीं घृणा की दृष्टि से देखते थे। और उस जगह पे फिर निम्न स्तरीय जो अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो तो और बुरा व्यवहार करते थे। उनको भी पैसे चाहिए, एक तो वैसे दुखी हैं ये लोग और उनको भी पैसे देने पड़ते थे, वो भी अपने पैसा ऐंठते थे। और ये जो जमींदार थे या कृषक अपने हक की लड़ाई के लिए अगर न्यायालय जाते थे तो लगता था कि इन्होंने अपना क्या कहते हैं कि ना अपनी खुद ही अपनी मौत खुद बुला लिया, इस टाइप से हो जाता था कि उनकी बर्बादी तय थी। यानी कि कृषकों का शोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये किसान लोग उग्र यानी कि गुस्से में भर उठे और उन्होंने क्रांति के स्वागत के लिए तैयार हो गए, यानी कि क्रांति करो भाई, हम तैयार हैं। तो इस तरह से कृषक वर्ग 1857 की क्रांति के लिए तैयार हो गया। फिर उसके बाद आया मध्य व उच्च स्तरीय जो भारतीय उनके अंदर अलगाव, यानी कि इन लोगों के साथ भी, भारतीय लोगों ने इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज थे वे भारतीयों को निम्न स्तर के काम पर नियुक्त करते थे, चाहे बंदा कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे बंदा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, बुद्धि योग्यता में चाहे वो अंग्रेज जो होते थे ना उसके बराबर हो, तो भी वो उनको उतना उस पद पे नहीं नियुक्त करते थे। और जो अंग्रेज होता था अगर उसके पास कम बुद्धिमत्ता या फिर कम योग्यता होती थी तो भी उसे वो उच्च पद पर नियुक्त कर देते थे। जैसे कवि, नाटककार, लेखक, संगीतकार, यहाँ तक कि जो मौलवी व पंडित थे वो भी अपनी साख खो रहे थे। इसका मतलब इन लोगों की जो स्थिति ना वो भी निम्न से निम्नतर करे जा रहे थे, इन लोगों का कोई महत्व नहीं रह गया था। और अंग्रेजों को उच्च पद सिर्फ इसीलिए दिए जाते थे, सिर्फ क्योंकि वो अंग्रेज थे, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं था कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, कोई कितना बुद्धिमान है, कोई कितना योग्य है, सिर्फ ये अंग्रेज है तो ये उच्च पद लेंगे और ये जो भारतीय हैं तो इस वजह से इनको नीचे के काम दिए जाते थे। तो इस वजह से इन लोगों के अंदर भी क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ रोष भर गया था इनके दिमाग में भी। नेक्स्ट इसका क्या कारण था, रियासतों का विलय, यानी कि जो भारत की रियासतें थी तो अंग्रेज क्या नए नए कानून बना रहे थे और नए नए षड्यंत्र करके और उन रियासतों को अपनी कंपनी के अंदर मिला रहे थे, यानी ब्रिटेन के अंदर मिलाए जा रहे थे। अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी सगी नहीं थी, यह अपने जो सहयोगी थे ना उनको भी परेशान करती थी। 1856 में नवाब जो वाजिद अली थे उनको क्या उन्होंने कहा कि ये कुप्रशासन है इनका, यानी कि अच्छे से शासन को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये जनता का शोषण कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा करके कि उनके ऊपर कुप्रशासन का ठप्पा लगा दिया और ये कह के उनका राज्य छीन लिया अवध। और उन्होंने अपने जो डलहौजी था उन्होंने अंग्रेजी शासन में उसको मिला लिया अवध को। तो इस तरह से क्या वो षड्यंत्र कर करके और भारत की जो रियासतें थी उसका विलय कर रही थी अपने अंग्रेजी शासन के अंदर। इससे पहले 1854 में 1848 में उन्होंने क्या किया था, नागपुर और झांसी के ऊपर भी इसी तरह से किया था। उन्होंने क्या कहा था कि इनके क्या है, इन रियासतों के वारिस नहीं है, यानी कि जो इनके क्या दत्तक पुत्र हैं और ये राजा बन नहीं सकते कानून के हिसाब से, तो इस वजह से ये रियासतें होती हैं ये हम अंग्रेजी शासन के अधीन रहेंगे। तो इस तरह से इनको भी उन्होंने कर लिया था क्योंकि इनका कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था। इसी के चलते झांसी की रानी जो और अवध की बेगम थी वो क्या है अंग्रेजों की कट्टर दुश्मन बन गई। अंग्रेजों ने नाना साहब को भी पेंशन देने से मना कर दिया क्योंकि वो भी क्या राजा के क्या सगे बेटे नहीं थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनको कहा कि है ना ये उनके वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं है तो इनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। अवध के विलय से वहाँ के जो सिपाही थे उनमें भी रोष उत्पन्न हो गया क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाही थे कंपनी में
ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो लोग क्या करते थे कि वो अवध के थे उस साइड के, तो अवध को ही उन्होंने जब कब्जा कर लिया, तो अवध के सिपाहियों को लगा कि क्या हमारी जो ज़मीन है, हमारी जन्मभूमि है, उसके ऊपर ये लोग कब्जा कर रहे हैं और हम इनके लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या उन सिपाहियों में भी रोष भर गया था, और जो ज़्यादा भूमिकर के कारण जो ये सिपाही थे, इनकी आमदनी भी कम कर दी गई थी, कि इनके ऊपर जितना खर्चा होता था ना, इनको जितनी सैलरी मिलती थी वो भी कम कर दी गई थी। इसलिए भी ये लोग क्या, इनमें रोष हो गया था, और जो ये अंग्रेज़ थे, इनके प्रति क्या, इनके मन में नफरत भर गई। तो जो सैनिक है ये भी इस विद्रोह के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। अंग्रेजी शासन का विदेशीपन का मतलब हो गया, ये जो अंग्रेजी शासन है ये बाहर का था, यानी कि हमारे देश का नहीं था, तो हमें ये अलग लगा, ये पराया लगा, अपना नहीं लगा। इस वजह से क्रांति के लिए क्या, यहाँ के लोग तैयार हो गए। अंग्रेज कभी भारतीयों से मेलजोल नहीं बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रयास कभी किए ही नहीं, यानी कि वो भारतीय लोग थे ना, वो हमेशा परायापन महसूस करते, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या, भारतीयों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार ही नहीं किया। वो उन लोगों के साथ क्या, ऐसा हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते थे कि उन लोगों को परायापन ही लगे भारतीयों को। तो इस वजह से भारतीय लोग उनके साथ कहते हैं ना, अच्छे संबंध नहीं बना पाए। वे भारतीय लोगों का पैसा लूटने और उनका तिरस्कार करने के लिए आए थे, और वो काम वो कर रहे थे। इसलिए भारतीय व अंग्रेजों में कभी भी घनिष्ठता नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट, इसका कारण था सिपाहियों पर प्रभाव। 1857 का विद्रोह शुरू से ही एक सिपाही विद्रोह कहा जाता है इसको। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना कि 1857 का जो क्रांति है वो सिपाहियों के द्वारा भड़की थी ना शुरुआत में, मतलब सिपाहियों ने इसको शंखनाद कर दिया था। इस वजह से ये सिपाही विद्रोह था। भारत के अधिकतर सिपाही कृषक परिवार से आते थे, और वो इसलिए आते थे कि कृषि की हालत आपने पीछे देखा ना कि कृषकों में भी असंतोष था, तो किसान लोगों के परिवार के कर्जे में डूबे हुए थे। तो वो लोग अपने जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा सुधारने के लिए तो सिपाही बन के आए, लेकिन यहाँ पे भी उनका वही हाल, वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें 7 या 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था, और वो पैसा वो भोजन और जो अपनी यूनिफॉर्म या फिर अन्य जो सामान था ना उसके नाम पे उनसे लूट लिया जाता था। तो इसके अंदर क्या है, एक रोष की भावना जगने लगी। उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों ने कि जो भारतीय सैनिक का निर्वाह भत्ता होता है वो अंग्रेजी सिपाही के से जो व्यय होता उसे लगभग 1/3 था, यानी कि उनका दुगना तिगुना मिलता था अंग्रेजों को, और जो भारतीय थे उनको इतना ही मिलता था। तो इस वजह से भी उनके अंदर रोष उत्पन्न हो गया। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इन भारतीय सैनिकों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार करते थे और इन्हें गाली गलौच भी करते थे, इसलिए भी ये लोग इसी तरह से मतलब परेशान हो गए थे। इनकी पदोन्नति भी नहीं की जाती थी, इनको बस सूबेदार बना दिया जाता, तो उससे आगे इनको क्या प्रमोशन नहीं दिया जाता था, और इससे आगे के जो पद थे वो सिर्फ अंग्रेज जो होते थे उनके लिए रिजर्व होते थे। तो इस वजह से भी इन जो सिपाही होते हैं ना ये बहुत परेशान हो गए थे अंग्रेजों से कि भाई काम तो हम करें लेकिन ये फ़ायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। तो इस वजह से ये क्रांति के अंदर के सैनिकों ने भी योगदान दिया था, और इससे सैनिक में विद्रोह बढ़ गया, सैनिक वर्ग। नेक्स्ट, धर्म को खतरा। सेना में सुविधाओं के अलावा भी सिपाहियों को अपने धर्म का खतरा सताने लगा। अंग्रेजों द्वारा डर लगातार उनके मन में बैठा जा रहा था कि सिपाही थे ना उनको जाति चिन्ह लगाने के लिए रोक दिया जाता था। 1856 में सैनिकों को विदेश में सेवा करने के लिए शपथ दिलाने के बहाने क्या एक नया एक्ट जोड़ दिया गया कि शपथ दिला देते थे कि हाँ विदेश में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा, और फिर क्या इस बहाने से उनको विदेशों में भेजा जाता था। तो इस वजह से क्या जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनमें असंतोष भर गया, वे परेशान हो गए थे उनसे। तात्कालिक कारण यानी कि कुछ एकदम से जो कारण हुए थे ना वो इन सब कारणों के अलावा ऐसे कुछ कारण थे जो बारूद के ढेर पर माचिस लगाने का उन्होंने क्या काम किया था, जैसे कि ग्रीस के कारतूस होते थे ना उनका प्रयोग। तो ये सब तो देखो पीछे हमने पढ़ा कि ये देखिए कितने कारण थे कि जो धर्म को खतरा था, सैनिक वर्ग में आक्रोश, कृषक वर्ग में आक्रोश, जो जनता थी भारतीय उन सब में आक्रोश था, और ऊपर से उन्होंने क्या किया कि ग्रीस के कारतूस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ग्रीस के कारतूस के ऊपर जो कैप होती थी वो मुंह से खोलनी पड़ती थी उसमें डालने के लिए बंदूक में, और जो ग्रीस होता था उसमें क्या गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो
हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे वो लोग क्या मना करते थे कि हम तो नहीं लेंगे ये गाय और सुअर की चर्बी मुंह में, क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन अंग्रेज थे तो वो कहते हैं अंग्रेज अधिकारी कि नहीं, तुम्हें तो लेना पड़ेगा, सैनिक हो तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, उन सैनिकों में एकदम से आक्रोश भर गया और उन्होंने क्या शंखनाद कर दिया इस क्रांति का। इस ग्रीस के जो ग्रीस थी ना, इसमें गाय सुअर की चर्बी कारण हिंदू सैनिक व मुस्लिम सैनिक क्रुद्ध उठे और यही युद्ध का तात्कालिक कारण बन गई। यही घटना युद्ध का कारण बन गई। ये इस विद्रोह का कारण हो गई थी। और अब इस क्रांति के असफल होने के कारण है कि ये क्रांति इतनी, कहते हैं ना, तेज गति से तो उभरी थी और इतनी व्यापक स्तर पर ये चली थी, लेकिन फिर भी ये असफल हो गई। तो क्यों हुई ये असफल, तो उसके कारण देखेंगे हम इसमें। 1857 की क्रांति एक व्यापक विद्रोह था, परंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां थी, इस वजह से ये असफल हो गई। ये इसकी असफलता के जो कारण थे वो निम्नलिखित हैं कि एक रूप विचारधारा व कार्यक्रम का अभाव, यानी यह जो विद्रोह था ये अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ने में कुछ हद तक तो सफल रहा था, परंतु विद्रोही ये पहले से उन्होंने तय नहीं किया कि हम यहाँ पे अगर इन अंग्रेजों को हटा देंगे तो किसकी सत्ता रहेगी, यानी कि कौन संभालेगा। तो विद्रोही तय नहीं कर पाए थे कि इस जगह क्या विकल्प होगा। इसी के कारण जो पुरानी सामंत प्रथा थी तो उन्होंने उसी को देखा उस जगह से, और अंग्रेजों ने क्या किया, उन सामंती ऐसे थे कि ना, कुछ सामंती तो अंग्रेज के चाटुकार थे और कुछ सामंती थे जो कि कमज़ोर थे, तो अंग्रेजों ने फिर से उनकी जगह पे अपना कब्जा जमा लिया। वे अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए, इसलिए अंग्रेजों ने फिर से सारे भारत को अपने अधीन कर लिया। तो इस वजह से ये जो क्रांति थी ये असफल हो गई। नेक्स्ट, भारतीयों में एकता का अभाव। ये जो विद्रोह था इसमें भारतीय लोग में क्या एकता नहीं थी, मतलब सब कहते ना कि उत्साह से तो सब भरे हुए थे, सब इसका विद्रोह कर रहे थे, लेकिन एकता नहीं थी, सब एक मत नहीं थे इसमें। जहाँ बंगाल के सिपाहियों ने भाग लिया था तो सिख और दक्षिण भारत के सिपाही थे वो अंग्रेजों की जो सेना थी उनके साथ थे, तो यानी कि अपने ही भारतीय लोगों के साथ, सैनिकों के साथ तो लड़ाई कर रहे थे। तो इस तरह के उनमें थी नहीं एकता। अनेक शासकों द्वारा भी अंग्रेजों का साथ दिया जा रहा था, इस कारण ये क्रांति के सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो लोग क्रांति कर रहे हैं खुद के लिए, उनके खुद के लोग ही जब उनके साथ लड़ेंगे तो कैसे सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षित भारतीयों में सहयोग का अभाव। अनेक शिक्षित भारतीय लोग क्या मानते थे कि देश का आधुनिकीकरण अगर आधुनिकीकरण होगा देश का तभी देश का विकास होगा। आधुनिकीकरण की तरफ कौन लेके जा रहा है, अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि अंग्रेज लेकर जा सकते, इसलिए वे विद्रोह को ऐसे कहते, विद्रोह का पिछड़ापन मानते थे कि छोटी सोच वाले लोग हैं जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने भारतीयों का सहयोग नहीं किया। नेक्स्ट, नेताओं में फूट। विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण विद्रोही वर्ग में एकता का अभाव था। जो क्रांति थी उसके जो नेता लोग थे वो क्या है कि उनमें एक अहम की भावना थी, वे आपस में संदेहास्पद थे, ईर्ष्यालु थे, आपसी झगड़ों में उलझे रहते थे। जैसे कि अवध की बेगम थी, वो मौलवी अहमदुल्ला के साथ, मुगल शासक सेना प्रमुख के साथ ही आपस में झगड़ते रहते थे। नाना साहब के राजनीतिक जो सलाहकार थे ना, अजीमुल्ला, उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली मत जाओ, क्योंकि इससे आप जाओगे तो बहादुर शाह जफर है ना, उनके सामने आप छोटे लगोगे, यानी कि इस तरह से उनको भड़काने लग गए, एक दूसरे के ऐसा करने लग गए कि आप बड़े हो, अगर आप चले जाओगे तो आप छोटा महसूस करोगे, उन्हें आना चाहिए। इस तरह से क्या फूट पड़ रही थी उन लोगों के अंदर, वो छोटे पड़ जाएंगे ये सोच रहे थे वो लोग। ऐसी ही सोच के कारण इन नेताओं के एकीकरण में फूट पड़ गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश जो सैनिक है उनकी श्रेष्ठता, ब्रिटिश सैनिकों की श्रेष्ठता। अंग्रेज जो सैनिक थे वो क्या भारतीयों से श्रेष्ठ थे, उनके पास उत्कृष्ट श्रेणी के हथियार थे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, वो बड़े बड़े भारतीय जो शासक थे उनका और जो प्रधान थे उनका भी उन्होंने समर्थन प्राप्त कर लिया था। तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपने देश के सैनिकों के खिलाफ उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो काफ़ी सारी सेना भी हो गई थी अंग्रेजों के पास। भारतीय विद्रोहियों में साहस तो बहुत ज़्यादा था, परंतु के साधन और युद्ध नीति की चतुराई है उस चीज़ की कमी थी, इस कारण जीत थोड़ी मुश्किल थी। इनकी अनुशासनहीनता के कारण ही अंग्रेजों ने इनकी काफ़ी जान व माल की हानि की थी। अंग्रेजी सैनिकों की श्रेष्ठता को देखकर अनेक विद्रोही सिपाही खुद ही वापस लौट गए। इस प्रकार 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु इसने अपने क्या एक अमिट छाप छोड़ दी थी, जो कि आज भी याद की जाती है, यानी कि 1857 की क्रांति को आज भी
याद किया जाता है। तो ये यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। तो इसमें से आपसे बड़ा पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, छोटा पूछा जाए तो कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।